अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है एनटीवी और शो जो आप देख रहे हैं इसका नाम है न्यूट्रल। मैं और जावेद चौधरी साहब आपके साथ मौजूद हैं इस शो को लेके। आज दो टॉपिक डिस्कस करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक तो यह है, चहमगोइयां होनी शुरू हो गई हैं पावर कॉरिडोर्स में कि शायद हुकूमत को कोई खतरा है और हुकूमत जाने वाली है। तो कुछ खबरें हम आपको मिला के बताएंगे और कुछ खबरें ऐसी जो हमारे पास मौजूद हैं एक्सक्लूसिवली, वो आपको बताएंगे कि क्या वाकई हुकूमत को खतरा है या नहीं है। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का क्या कोई नूरा कुश्ती हो रही है आपस में, या वाकई ही ये लड़ पड़े। और बाकी इत्तेहादियों के साथ पीएमएलएन का क्या होगा ये भी जानिएगा। पीटीआई ने अपनी एक तैयारी शुरू कर दी है और पीटीआई कह रही है जी कि कौमी हुकूमत और इलेक्शन करवाओ और हम तैयार हैं, क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि अगर वो डायरेक्टली हुकूमत में आगे बैठने की कोशिश करेंगे तो जो एक वोटर उन्होंने अपना खड़ा किया है या सोशल मीडिया में जो उन्होंने अपना माइंड खड़ा किया है, शायद वही उसे नहीं छोड़ेगा। तो ये पूरी स्टोरी होगी कि क्या पीटीआई हुकूमत में आ रही है, जो स्पेकुलेशन हो रही है, हम दोबारा आपको बता रहे हैं। इस तमाम थ्योरी को हम आपको जोड़ के बता देंगे कि एक्चुअली होने क्या वाला है, वाकई हुकूमत खतरे में है या नहीं है। फिर आपको ये बताएंगे कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरीज और बहुत माजरत के साथ के बड़ी दुखी स्टोरीज, और ये मैं बताते हुए या चौधरी साहब आपको ये बताते हुए बिल्कुल खुश नहीं होंगे, जो कश्मीर की रिपोर्ट्स आज हम आपको देने जा रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो आप सोच रहे हैं और जो आप देख रहे हैं ना कि जैक जो ये कमेटी बनाई हुई है इन्होंने कश्मीर ने, ये वहां पे बहुत कुछ ऐसा कर रही है जैसे मुल्क में बदअमनी फैल रही है। लेकिन अगर आपको पता चले कि इसके अलावा भी कोई वहां पे मौजूद है जिसका ताल्लुक आपकी सियासी जमातों से है, तो फिर आप क्या करेंगे वहां पे। तो ये भी एक स्टोरी जानिएगा, ये पूरी स्टोरी आपको बताएंगे, कोशिश करेंगे कि एहतियात से बताएं, ताकि कम से कम ये है कि जो हमारा आप तो ये होंगे आज के हमारे टॉपिक्स। तो शुरू करते हैं अपने वीलॉग को। रिमाइंडर छोटा सा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और 1 मिलियन के बहुत करीब है। जितना जल्दी पहुंचाएंगे हम उतना जल्दी आपका शुक्रिया अदा करेंगे और आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। चौधरी साहब, क्या हुकूमत जाने वाली है? एक तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट चाहेगी। उसकी बुनियादी वजह ये है, वो कहते हैं कि जो दौड़ता हुआ घोड़ा होता है ना, उसको चाबुक नहीं मारना चाहिए। तो ये जो घोड़ा है गवर्नमेंट का, ये दौड़ रहा है। तो एक दौड़ते हुए घोड़े को चाबुक मारने की क्या जरूरत है। पहली बात तो ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी वो फॉर्म 47 की वजह से है। और ये वो चीज़ है, ये वो हकीकत है जिसे उनके मुखालफिन भी मानते हैं और खुद भी वो तस्लीम करते हैं। यानी खुद गवर्नमेंट के लोग भी तस्लीम करते हैं। आप किसी एमएनए से पूछ लें, किसी एमपीए से पूछ लें, उसे कहें आप वाकई सही जीते हैं, तो वो दाएं बाएं देख के कहेगा बस अल्लाह की मेहरबानी। यानी उसे भी पता है इस चीज़ का। बल्कि बड़ा मज़ेदार वाक़या ये है कि एक साहब ने, मैं उनका नाम नहीं बताता, और राना सनाउल्लाह साहब को शिकायत की कि ये जो डिप्टी कमिश्नर है मेरी बात नहीं मानता। और ये पुरानी बात है, उस वक़्त राना साहब मशीर नहीं थे। पहली सही। बात तो उस वक़्त मशीर नहीं थे। तो उसने कहा, ये रावलपिंडी के एमपी हैं, उन्होंने कहा। तो उसपे जो जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने उसे कहा कि शाह साहब, क्या आप ये समझते हैं कि आप वाक़ई जीते हुए हैं? अगर तो आप ये समझते हैं कि आप वाक़ई जीते हुए हैं, तो फिर बिल्कुल ठीक है, फिर तो डिप्टी कमिश्नर को आपकी बात माननी चाहिए। लेकिन जब डिप्टी कमिश्नर को भी पता है कि आप जीते हुए नहीं है, तो अब आप आराम से गुज़ारा करें। बल्कि राना सनाउल्लाह साहब को ही मैं एक और जगह उन्होंने कहा, अब ये डायरेक्ट मैंने नहीं सुना, पहली बात तो ये है, इनडायरेक्ट है। लेकिन जो बंदा है, वो रावी जो है ना, वो बड़ा मुस्तनद है। सही। तो मुस्तनद रावी ने उसे कहा कि देखें जी, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई थी, तो उसमें हर सब लोग उनसे कह रहे थे नून लीग से कि आपको इस गिरती हुई इमारत के नीचे खड़ा होने की क्या ज़रूरत थी? तो खत्म हो रहे थे, जाने देते इनको। और आपने बिला वजह ये सारा बोझ इसका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के गंद का आपने उठा लिया। तो आप कितने अक्लमंद हो गए, क्योंकि आपकी ठीक-ठाक किस्म की उस वक़्त वज़ीर आई थी। आप ऊपर जा रहे थे, तमाम सर्वेज़ में आप बहुत बेहतर पोज़ीशन पे थे, और अल्टीमेटली आपकी गवर्नमेंट बन जानी थी। तो आपने क्यों इमरान खान को जाने दिया? आप कहते 6 महीने और रखे, और अवाम ने बाहर निकलना था, इमरान खान साहब को ठुड्डे मारने थे और पीटीआई को बहुत बुरा सलूक करना था उन्होंने। तो 6 महीने आप रुक जाते तो हालात मुख्तलिफ होते। तो आपको क्या ज़रूरत है 6 महीने जल्दी करने की? तो उस पे ना राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि भाई देखो, कि हम लोग जेल में थे, हम लोग जेल जा रहे थे, हमारे खिलाफ केस बन रहे थे, और हो सकता है डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो डिस्क्वालिफिकेशन की सरहद से निकल के हम इक़्तिदार में दाखिल हुए, तो इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती? अच्छा। तो वहाँ से फिर ये वापस पलटे। अब ये जो गवर्नमेंट के अंदर ये लोग हैं ना, इन सबको पता है कि हमारी खामियाँ क्या है, ठीक है? दूसरा, इनके पास अक्सरियत भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़बरदस्ती इनके साथ नत्थी किया हुआ है। फिर दाएँ-बाएँ जो पार्टीज़ हैं, उन सबको ला के एमक्यूएम है, फिर इस्तेकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी है, कुछ आज़ाद लोग हैं, उन सबको इकट्ठा करके इनकी गवर्नमेंट बनाई हुई है। चौधरी साहब, वो तो तो ये रेज़िस्ट क्यों करेंगे? रेज़िस्ट इमरान कर ही खान नहीं की रहे। हुकूमत भी तो ऐसे ही बनाई गई थी। लेकिन इमरान खान रेज़िस्ट कर रहा था इसके बावजूद। इमरान खान ये समझ रहा था कि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इमरान खान चढ़ गया था घोड़े पे। तो उसका ख़्याल ये था कि फ़ौज जो है मेरे बगैर चल नहीं सकती। अब इसकी मजबूरी है कि इन्होंने मुझे निभाना ही निभाना है। न सिर्फ़ मुझे निभाना है, मेरे 5 साल पूरे करवाने हैं, बल्कि अगले 5 साल के लिए भी इन्होंने मेरा बंदोबस्त करना है। कोई 10-12 साल का प्लान था। 10-12 साल का प्लान था, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उसका ख़्याल ये था कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को डिस्क्रेडिट कर दिया हुआ है, और ये फेस इनका बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। दूसरे, वो इनके दुश्मन हो गए हुए हैं। वो इनकी बात क्यों मानेंगे? मियाँ नवाज़ शरीफ क्यों ऐसा इक़्तिदार लेगा जिसके अंदर उसे दोबारा फ़ौज के कंधों पे चढ़ के आना पड़े? पीपल्स पार्टी क्यों इनकी बात मानेगी? और ये गलतफ़हमी थी उसको, गलतफ़हमी और से। इस गलतफ़हमी में मारा गया। अच्छा सर। इनको ये गलतफ़हमी नहीं है, याद रखना। अच्छा, ये क्लियर है। इनको कोई गलतफ़हमी, ठीक है। ये मुकम्मल तौर पे क्लियर है।
इनको हम्म, पता है कि हमारे पास मैंडेट नहीं है। हम्म, और अभी फौरी तौर पे अगर हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास मैंडेट नहीं हो सकता है अगले साल 1.5 साल के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी पॉपुलर हो जाए कि इसका वोट बैंक भी डेवलप हो जाए, चौधरी उस वक्त तो साहब सोचा जा एक चीज सकता है। मुझे दो चीजें इनफैक्ट आपसे पूछनी 2018 के इलेक्शन के अंदर जो इलेक्शन हुआ था वो फेयर था, पीटीआई के लोग फेयरली जीते थे। नहीं फेयर था। पाकिस्तान के अंदर कोई फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि कहते हैं कि 1970 का इलेक्शन फेयर हुआ था जो याया खान ने करवाया था, नहीं वो भी फेयर नहीं था। अच्छा चलें, मुझे कोई फिर फेयर नहीं था, चीज फेयर बता दें। इलेक्शन आज तक हुआ ही नहीं पाकिस्तान में। 47 फॉर्म 47 की बात करते हैं तो पीटीआई फिर केपीके की हुकूमत क्यों एक्सेप्ट करती है? जब फॉर्म 47 का इल्जाम है इस हुकूमत पे, तो फिर ये हुकूमत केपी वाली क्यों ली है? वो ले ली ना जी, हुकूमत कौन छोड़ता है? कुछ ना कुछ तो है ना जी उनके पास। मतलब जो खुद को मिल रहा है तो खुद को कबूल मिला है, हाँ, वो 47 नहीं है। अगर ये फॉर्म 47 हो, फॉर्म 48 हो, 147 हो, हम्म। उसके जरिए अगर गवर्नमेंट मिलती हो तो सब गवर्नमेंट लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पीटीआई को सीटें दी गई, मेरे साथ धांधली हुई है। इन दोनों में बिल्कुल। सच कौन कह रहा मेरा ख्याल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई की गवर्नमेंट बनी वो ठीक बनी है। उनके पास था मैंडेट, है? इसमें कोई शक नहीं। उनके पास सीटें थी। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि द्रोह बर गर्दन रावी, हम्म, कि जो रवायत करने वाला बंदा है, अगर उसने गलत बोला है, झूठ बोला है, तो उसका गुनाह उसके सर जाएगा। हम्म, अब ये कुछ लोग कहते हैं जी कि इलेक्शन से पहले उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, उन्होंने कहा जी कि आप हमारी सपोर्ट करें। तो उन्हें कहा गया कि जी सपोर्ट की क्या ज़रूरत है, आप इतने पॉपुलर लोग हैं, आप खुद ही सीटें ले लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। तो हम्म, ये तो बड़ी ज़्यादती है जमहूरियत के साथ कि हम आपके लिए आपकी मदद करें, और आप इस्लामी एक पार्टी हैं, हाँ, हाँ, इस्लामी जमहूरी पार्टी हैं, पॉपुलर बहुत ज़्यादा है, आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, आपके साथ फेयर होगा। उस हम्म। फेयर में वो बहुत ज़्यादा सीटें हासिल नहीं कर सके, उस चले वजह से नाराज़ हो गए। उस लेकिन फिर ये केपी में डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे? प्रॉब्लम क्या है? उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो एक नालायक आदमी को हमेशा इक़्तिदार में ले आते हैं, जो नातजुर्बाकार भी है और नालायक भी है, कमज़ोर भी है, हम्म, जिसका अपना धड़ा ना हो। और हर जगह पे उन्होंने यही किया। अब देखें ना, उनका परवेज़ खटक साहब को भी इसी तरह लेके आए थे। परवेज़ खटक साहब जो थे ना पुराने पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंटेरियन का ख़ानदान है वो, लेकिन कमज़ोर कैंडिडेट थे। हम्म, ठीक, कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहने के। महमूद खान देख लें, हम्म, उस्मान बुज़दार देख लें, उसके बाद जो गंडापुर साहब देख लें। गंडापुर हम्म, साहब जो थे उनकी बिल्कुल पॉपुलैरिटी ज़ीरो थी और लोग उनको पसंद नहीं करते थे। हम्म, इसके बावजूद वो तो बेहतर डिलीवर कर गए। हम्म, अच्छा, उसके बाद जो ये लेके आए इनको मौजूदा साहब को, हम्म। तो ये कौन साहब है? सुहेल अफरीदी सोहेल साहब। आफरीदी। तो सुहेल अफरीदी साहब जो है ना, इनकी कोई बैकिंग नहीं है, ना ख़ानदानी है, ना इनकी वहाँ पे वोट बैंक है, ना इनकी पार्टी के अंदर है। पार्टी के लोग इनको नहीं जानते थे। हम्म, तो जब इमरान खान साहब हमेशा कमज़ोर घोड़े को रेस में उतारेंगे तो डिलीवर कैसे होगा? हम्म, डिलीवर करने के लिए तो आपके पास विज़न होना चाहिए, हाँ। और दूसरा ये है कि आपका तजुर्बा हो और लोग आपके कंट्रोल में हों। जो साहब पिछले दिनों मैं अपनी गाड़ी धुलवा रहा था तो वहाँ एक दीर का बच्चा था जो वो गाड़ी दौड़ता, आपको पता है बड़े मेहनती लोग हैं दीर के, बल्कि पूरे केपीके के लोग बहुत मेहनती। तो वहाँ पे उस बच्चे से मैंने ये पूछा कि आपके इलाके में जो गवर्नमेंट है वो किसकी है, मतलब जो एमपी एमएनए वगैरह जो है, तो उसने वहाँ पे बताया मुझे अपना सारा कि पीटीआई के ही लोग हैं। तो मैंने कहा आप लोग मुतमईन हैं उनसे, काम ठीक जा रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, हम जब उनसे पूछते हैं ना ये बात कि काम क्यों नहीं हो रहा हमारे इलाकों में, तो वो जवाब देते हैं कि वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा। तो मैंने कहा आप ये बात मानते हो? मैंने बजाय उसे फीड करने को हाँ, उसे ठीक, पूछना मुनासिब समझा ठीक, कि ये ठीक। सोचता क्या है। एक बच्चा है जो मैट्रिक पास है, 20-22 साल का लड़का है। वो कहते हैं हमें पता है ये हमसे झूठ बोल रहे हैं, हुँ, हमें पता है इस बात का। हुँ, हम जब भी इनसे सवाल करते हैं ये मुद्दा डाल देते हैं वफाक पे सारा, हुँ। और ये कहते हैं वो गलत है। मैंने दहशतगर्दों का सवाल किया, उसने कहा जी हर बंदा उन्हें वहां दहशतगर्द ही समझता है, कोई ऐसा नहीं है कि उनसे डरता हो, ये कहता हो, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट डरती पिटे है। पिटे गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात। तो ये मसला है, अब ये जो गवर्नमेंट है ना यहाँ पे वफाकी गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, इसको पता है कि हम हम्म, कैसे इक़्तिदार में आए हुए हैं। लिहाज़ा हम्म, ये कोई रिवोल्ट नहीं कर सकते, कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। तो इससे इनको पता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो जाएगी तो हम दोबारा जेलों में जाएँगे, हम्म, दोबारा हमारे केस बनेंगे, हमें हम्म, फिर एक दोबारा लंबा प्रोसीजर तय करके फिर 8-10 साल ख्वारी के बाद फिर यहीं पे आना पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट की मदद से। तो मुझे नहीं लगता कि इस मर्तबा ये गलती करेंगे। सही। दूसरी बात, एस्टेब्लिशमेंट जो है ना उनको बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिला हुआ है जो 17-17, 18-18 घंटे काम करता है, अवेलेबल होता है रात के वक़्त भी। और वो इतना अवेलेबल आदमी, फिर उसका एक्सपीरियंस भी है, टीम भी हम्म, उसने अच्छी बना ली हुई है और मुल्क के लिए वो काम भी कर रहा है। तो जब हम्म, आपके पास एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा है तो आपको नया प्राइम मिनिस्टर लाने की क्या ज़रूरत है और कहाँ से लेके आएँगे? क्या कोई कोई वर्ल्ड बैंक का बंदा ले आएँगे, आईएमएफ का ले आएँगे, कोई अमेरिका से ले आएँगे, यूरोप से ले आएँगे? यहीं से आपने लेना, जो सब और एक उसकी और भी स्टैंडिंग नहीं होगी कोई। एक और भी आवाज आ रही है, एक और भी खबर सुनने को मिल रही है कि टेक्नोक्रेट्स मजीद शामिल किए जा सकते हैं हो सकते हैं, इस जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसमें। हो सकते हैं टेक्नोक्रेट्स आ जाएँ। लेकिन जो हम्म, पहले टेक्नोक्रेट्स हैं उन्होंने क्या डिलीवर किया? देखिए हम्म, ना, सबसे बड़ा जो थे ना वो वज़ीर ख़ज़ाना है ना, हम्म, तो वज़ीर ख़ज़ाना के ऊपर ये एतराज़ है कि वो कुछ एतराज। डिलीवर नहीं कर सके। हम्म, तो आप और टेक्नोक्रेट्स कहाँ से लेके आएँगे? उसके मुकाबले में इसहाक डार साहब की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जब वो वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं तब भी परफ़ॉर्म अच्छा किया हम्म, उन्होंने, और उसके बाद जब वो वज़ीर ख़ारिजा तब भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। डॉलर को रोक के रखा था डॉलर उन्होंने। को रोक के रखा हुआ था। हम्म, 2-3 मर्तबा उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने से बचाया। हम्म, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट भी चाहे कि ये गवर्नमेंट जाए। हम्म, दूसरी वजह ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो इस वक़्त इन्वॉल्वमेंट है वो मुल्क से बाहर बहुत ज़्यादा है। हम्म, अब देखें ना कुवैत के साथ दफ़ाई मुआहिदा
हुआ है, सऊदी अरब के साथ हुआ है, अमेरिका और ईरान का जो इशू है वो आपके सामने है, जंग फैलती जा रही है। उसके साथ-साथ सरहदों के ऊपर देख लें, जो अफ़गानिस्तान के साथ मामला है, जो ईरान की सरहद है, उसके साथ जो है इंडिया की सरहद है, दहशतगर्दी की जंग है। तो जब इतने ज़्यादा आपके पास प्रॉब्लम हो और आपने उनको फेस करना हो, उनको टैकल करना हो, तो आप उल्टा अंदर भी एक बहरान पैदा कर लें, शायद गवर्नमेंट को भी फारिग कर लें, ताकि कोई कसर ना रह जाए। तो ये पीटीआई ऐसा एक टाँग टूटी हुई दूसरी को भी मार के तोड़ दें आप। जैसे जो पीटीआई अपनी सीवी पेश कर रही है जिसमें मोटा-मोटा उन्होंने ये लिख भी दिया है कि हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, हम आपके साथ सही से चलेंगे, हमने भी हमारी तरफ भी देखें, जो मतलब इनके बयानात से जो चीज़ ज़ाहिर हो रहा वो है, इनका अंडरस्टैंड कर सोशल रही है। मीडिया भी ऐसा ही कुछ चीज़ें दिखा रहा है। पीटीआई अंडरस्टैंड कर रही है हुँ, कि खान इस तरह बाहर नहीं आएगा, जो मर्ज़ी अच्छा। कर लें। मूवमेंट चल नहीं रही, मूवमेंट चल नहीं सकती। एक हाइपोथेटिकल मैं आपको सिचुएशन देता हूँ। अगर पीटीआई जो है तैयार हो जाती है या मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन पैदा हो जाए, तो क्या पीटीआई को गवर्नमेंट में लाने का या आने का मौका नहीं, मिल सकता है? नहीं, नामुमकिन। बस उसकी वजह ये वैसे नामुमकिन लफ्ज़ ज़्यादा खौफनाक है, हुँ, इंतहाई मुश्किल। हुँ, उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस वक़्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अंडरस्टैंड करती है कि इमरान खान एक बहुत बड़ा स्पाइलर है। हुँ। इसको थोड़ी-सी भी स्पेस मिली ना, तो जो हालात अब थोड़े से बेहतर हों ये ख़त्म हो जाएँगे, अगर वो इमरान खराब खान हो जाएँगे। गारंटी दें कि मैं कुछ नहीं नहीं, उनकी गारंटी कौन है? इमरान खान की गारंटी इमरान खान खुद नहीं दे सकता। इमरान खान की गारंटी कौन ना देगा? ठीक वो है। एस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे पे पहुँच चुकी है कि हुँ। इनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो नुकसान ही नुकसान। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो गुत्थम-गुत्था हुए हैं, ये क्या है? वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की वजह से, जो ये इलेक्शन खत्म हो जाएँगे, दोबारा ये गुत्थम-गुत्था खत्म हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? हाँ, हाँ, दोबारा ठीक हो और ये जाएगा। जो दोनों पुरानी तनख्वाहों पे काम करेंगे सर। मोहसिन नकवी साहब के मुतालिक अब हो ये रहा है कि जो वफाकी वुज़रा हैं, वो बयान भी दे रहे हैं। पहले ये कहते हैं कि नहीं उन्होंने जो कहा है वो बात तो ठीक है, लेकिन वो ये क्यों नहीं कहते? वो क्यों नहीं कहते? मतलब वुज़रा को लगा बहुत बुरा है, हुँ। ठीक है? हुकूमत को बहुत बुरी लगी है ये बात, सही है। लेकिन खुल के कह नहीं पा रहे। तो ये सिचुएशन अगर क्रिएट होती है वो सूबों वाली, मोहसिन तब नकवी क्या साहब को होगा? नाराज़ नहीं करना चाहते। एक तो वज़ीर दाखिला हैं, हुँ, सबके वज़ारत दाखिला के अंदर काम फँसे होते हैं। और हुँ, दूसरा ये सबका ख़्याल ये है कि रावलपिंडी से इनका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी गहरी दोस्ती है और बात ठीक भी है। हुँ, तो इनको नाराज़ करने का मतलब एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करने का। हुँ, तीसरा इनको सबका ख़्याल ये है कि ये जो ख़्यालात हैं मोहसिन नकवी के अपने नहीं हैं। हुँ, मोहसिन नकवी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो हुँ, ये बात कर सके, ये उधर से आए हुए हैं ख़्यालात। हुँ, और उसके अंदर उन्होंने ज़िक्र भी किया अपनी तकरीर के अंदर कि एक बहुत आला शख्सियत थी, तो उनके सामने हमने कहा कि सूबे होने चाहिए, उन्होंने कहा 28 होने चाहिए, हुँ, है ना? बिल्कुल वही है। तो उससे ये थोड़े से ख़ाइफ़ भी हैं सारे मिनिस्टर। तो खुल के तनकीद नहीं करते कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अड़ंगी में आ जाएँ और हम फ़ारिग हो जाएँ, या हमारा जो रिज़ल्ट है वो खुल जाए। इलेक्शन कमीशन से कहें जी इनका रिज़ल्ट निकाल लेना ज़रा। शोएब साहब जितने जो सूबे बनाने वाली बात आपको पता है इससे पहले नहर बनाने की बात हुई थी सिंध ने बहुत ज्यादा तनकीद की थी हालांकि पहले जरदारी साहब मान गए थे मान गए। उसके बाद तनकीद हुई और सब कुछ खत्म हो गया बैक ऑफ हो गया कहा जा रहा है कि बैक प्लान ये भी है कि ये जो बड़े सूबों की ब्लैकमेलिंग है कि ये भी नहीं करने देंगे वो भी नहीं करने देंगे उसके बाद वफाक के पास बजट तक बनाने के लिए पैसे नहीं होते तो ये अगर तमाम सूबे बना दिए जाते हैं 18वीं तरमीम रिवर्स हो जाएगी ना। हाँ, तो रिवर्स हो जाएगी उसके अंदर जो जिस तरह सूबों का शेयर जाता था बड़ा बड़ा वो नहीं जाएगा और वफाक जरा मजबूत सवाल हो ये है कि जाएगा बनाएँगे कैसे आप? असल मसला ये है कि ख्वाहिश है ना, हम्म हमारी ख्वाहिश ये है कि हम इस्लामाबाद से वाशिंगटन तक एक सड़क होनी चाहिए जिसके ऊपर हम गाड़ी पे बैठें और यहाँ से गाड़ी पे वहाँ चले जाएँ, ख्वाहिश है ना? हम्म हैं? या एक सड़क होनी चाहिए जो मून के ऊपर लैंड कर दे, ख्वाहिश है ना? हम्म सर मसला ख्वाहिश का नहीं है, मसला ये है कि आप करेंगे कैसे? हम्म करने के लिए आपके पास मैकेनिज़्म होना चाहिए। 2 हम्म तरीके हैं करने के, एक मार्शल लॉ लगा दें आप, हम्म मार्शल लॉ लगा के इनको सस्पेंड करके आप बेशक जितने मर्ज़ी सूबे बनाएँ और उसके बाद दोबारा असेंबली बना के उससे आप वैलिडेट करवा लें। अच्छा ठीक है? जैसे एलएफओज़ होते रहे और उसके हम्म बाद ये होता रहा, आइन का हिस्सा बनता गया। कोई ना कोई तरमीम करके जो लीगल उसको फ्रेमवर्क ऑर्डर मुशर्रफ ने किया था सारे उससे पहले हम्म ये नहीं, जब भी मार्शल लॉ लगा है तो हम्म एलएफओज़ हुए हैं ना, उसको ठीक है बाद में फिर लीगल फ्रेमवर्क में रखा गया उसको। हम्म अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको नया आइन बनाना पड़ेगा। इस हम्म आइन के अंदर तो गुंजाइश नहीं। इस आइन के अंदर तो इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप गिलगित-बल्तिस्तान को 5वां सूबा डिक्लेयर कर सकें। तरमीम नहीं हो सकती तरमीम नहीं हो सकता। ये बुनियादी इकाई है, हम्म बुनियाद है इस जो हमारा हम्म आइन है उसकी। ठीक है आप उसकी वायलेशन नहीं कर सकते। और ये सिर्फ मसलन तभी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम आइन ने दिया है। इस नाम को बदलने के लिए आपको आइन बदलना पड़ेगा। मतलब ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब पीटीआई समेत तमाम जमातें इस पे एग्री हों एग्री करें, सब कंसेंसस हो हम्म और जाके आप जो है ना एक नया ड्राफ्ट बना लें आइन का। पिछला सस्पेंड कर दें हम्म 1973 का और 2027 का नया आइन लें। आपको ये होता हो इसका मतलब नजर नहीं आ नहीं, रहा नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ और अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, पर हम्म अरेंजमेंट्स ये हो सकते हैं कि आप जो डिवीजन्स हैं, उनको मज़ीद अख्तियारात दे दें। हम्म और ये भी हो सकता है कि बल्दियाती इलेक्शन करवाएँ, प्रॉपर बल्दियाती इलेक्शन करवाएँ और जो डेवोल्यूशन है वो करें आप। जो सही है पावर है उसको नीचे तक लेके जाएँ आप, हम्म ठीक है? और ये हो सकता है और उसके लिए आपको नून लीग के साथ नाराज़गी मूल लेनी पड़ेगी, पीपल्स पार्टी के साथ भी लेनी पड़ेगी तो और ये पीटीआई के साथ भी। पीटीआई के साथ पहले ही आप नाराज़ हैं। ठीक है वैसे जो साहब एक बात अगर आप देखें ना तो पीएमएलएन के पास पंजाब है पीपल्स पार्टी के पास सिंध है ये दोनों
वो जमातें हैं जिन्हें सूबे बनने से सबसे ज्यादा हर्ट हो सकती हैं, नुकसान है। नुकसान है। पीटीआई वो जमात है जिससे कोई नुकसान नहीं नहीं है। वहां पे है ना खैबर पख्तून। नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में इनका वोट स्कैटर्ड है। इनका ऐसा नहीं है कि कोई एक बेल्ट में वोट हो, ये कहते हैं पूरे पाकिस्तान में हमारा वोट है। और जैसे फॉर्म 47 की बात होती है, अगर मकती तौर पर उस चीज को मान भी लें, अगरचे मैं फॉर्म 47 वाली बात को पूरी तरह से नहीं मानता। अगर फॉर्म 47 पूरी तरह से था तो फिर इन्हें गवर्नमेंट में होना ही नहीं चाहिए था, ये पीटीआई को। नहीं वहां पे नहीं किया ना, गड़बड़ ज्यादा नहीं की ना, उन्होंने कहा ठीक है मौका देना चाहिए ताकि सब स्टेक होल्डर हो। जो ऐसा बात, जहां वो सारे जीत गए वहां उन्हें कबूल हो गया, जहां नहीं जीते वो कहते हैं हार गए। सारे स्टेक होल्डर है ना तो ऐसा इक्का दुक्का वाकयात को पूरे मेरे ख्याल असेंबली पे नहीं थोपना चाहिए, मुझे ये लगता है। ठीक है, मैं इज्जत करता हूँ आपके ख्यालात की। नहीं, जाहिर सी बात है, हुकूमत है चौधरी साहब, पीटीआई को तो यही लगता है जहां हम जीते वही ठीक है सिर्फ। अच्छा बहरहाल चौधरी साहब, अब मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई हर्ट नहीं होगी। अगर सूबे बनते हैं तो पीटीआई तो इस मामले में तैयार हो जाएगी कि हम करवाते हैं। उनको ये है ना कि दूसरे तो मारे जा रहे हैं ना, वो कहते हैं कि हमारी हांडी नहीं पकड़ी, कोई मसला नहीं है, दूसरे की भी तो खराब हो रही है ना जी। वो जिन था ना, उसने कहा कि मैं जिन बुलाता हूँ वो हांडी के अंदर सालन रख देता है, मैं खा जाता हूँ। तो दूसरे बंदे ने भी कहा कि ठीक है जी, मैं भी वजीफा करता हूँ, वजीफा करता रहा, जिन आया तो उसने कहा कि क्या तुम्हें हांडी के अंदर भी खाना चाहिए रोज? उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, दूसरे की तोड़ दे, हमसाये की तोड़ जाकर। तो उन्होंने कहा जी हमें इक़्तिदार का कोई मसला नहीं पीटीआई कहती हमारे पास आए ना, दूसरों की जानी दूसरों को चाहिए। जानी चाहिए। इनके सूबे जो है छोटे छोटे करो। मतलब ये जो गाड़ी में गाना बजा रहे हैं ऊंचा ऊंचा के सानू विलाय चल नालवे बाऊ सोनी गड़ी वाले, वो नहीं सुना जा रहा। नहीं मुश्किल, वो इंतहाई मुश्किल है। ठीक है, दोनों में से एक ही चलेगा, एक ही बचेगा। ठीक है चौधरी साहब, आज काफी खुल के गुफ्तगू हो गई है बस चीजों में। चलें अब चौधरी साहब, हमारे पास दूसरा टॉपिक है कश्मीर के हवाले से, आपके पास एक डिटेल रिपोर्ट इस पे अब मौजूद देखिए है, आज वो इलेक्शन बताइए। हुए हैं और इलेक्शन आए रहे, उसकी रिपोर्टें भी बहुत अच्छी नहीं हुई, पर आप जो है ना तशद्दुद के वाकयात भी होने शुरू हो गए। कहीं जो पोलिंग स्टेशन है उनके अंदर गड़बड़ हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोर मचा रही है। अच्छा भला फटा पड़ा हुआ है, सारा ठीक ठाक किस्म का फटा पड़ा हुआ है। अब ये जो फटा तो है ना, अगले वीलॉग के अंदर हम पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट है ना, पहले था एक्शन कमेटी का मसला, ठीक है ना, जैक का। जैक का। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके अंदर शामिल हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाकई वहां पे इंतहा की है। ज़िया नज्जार साहब जो है होम मिनिस्टर है, उनके बाद सिंध के सरकारी गाड़ियां लेके पहुंचे वहां पे। और पहले तो उनकी गाड़ियां कोटली के अंदर थी, वो पुलिस ने वो पकड़ ली, रोक ली। उसके बाद कल रात जो थी ना, देर तक वहां पे कोहाला के ऊपर 8 गाड़ियां थी इनकी, जिसके अंदर सिंध पुलिस भी थी, साथ इनके अपने मुसल्ला गार्ड्स भी थे, और उनको रोक लिया पुलिस ने। बहुत शोर किया इन्होंने। तो वहां पे पुलिस ने गाड़ियां रोक ली उनकी, और उसके अंदर सिंध पुलिस भी थी, मुसल्ला लोग थे। और उसके बाद उन्होंने कहा जी खबरदार आप लोग अंदर दाखिल हुए। लेकिन ज़िया चौधरी साहब साहब ने एक वहाँ एक पे बड़ा शोर शराबा किया, उन्होंने कहा कि ये होगा, उन्होंने गारंटी भी दी कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं। लेकिन आज़ाद कश्मीर की पुलिस सीधी हो गई, उसने कहा जी हम फाइट कर देंगे। तो वहां पे फटा पड़ गया। और अच्छा, इसके साथ साथ कोटली के अंदर जहां जहां से हारे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, इन्होंने जैक को सपोर्ट करना शुरू कर दिया वहां पे, और खुद इन्होंने यहाँ पे एहतजाज करना शुरू कर दिया, और उसके बाद ये मसला फैलता चला जैक गया। के साथ मिलके जैक के साथ मिलके तो नहीं, लेकिन अगर फर्ज करें आप कर रहे हैं, साथ जैक भी कर रही है, तो डबल हो जाएगा ना जी। लोगों को तो यही लगेगा ना कि जैक ही कर रही है, वो वो तादाद ज्यादा वो तो नजर इकट्ठा हो आएगी। जाएगा ना। इसके लेकिन साथ साथ एक और बंदा है जो सिंध से हाँ, अंदर आया, एमपीए, मैं उसका नाम नहीं बताना चाह रहा। हाँ, हाँ। तो वो 100 बंदे लेके आए थे जी वहाँ पे, जिनके पास लाठियां भी थी, राइफलें भी थी, और वो आके ठीक ठाक किस्म का फसाद करने लगे। और पुलिस ने फिर उनको ये बताया कि अगर आप नजर आए तो हम बराह रास्त फायर करेंगे। ये 100 बंदे 100 बंदे सिंध से आए थे, ये सिविलियंस थे सिविलियन थे, और इनके पास लाठियां थी, राइफलें थी, और बिल्कुल आप देखें ना, पुलिस वालों से पूछे ना जाके वहां पे वो क्या करने आए थे सारे। तो चौधरी साहब एक मिनट, तो मैं उनके हालात तो वाकई वहां पे खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं थोड़ा इस मामले को समझने से कासिर हो रहा हूँ, थोड़ा सा प्लीज मेरी रहनुमाई के लिए बता दीजिएगा। और अभी तक कश्मीर की सिचुएशन मैं अगर उसे समराइज करूं तो ये नजर आता है कि अवामी एक्शन कमेटी जो इनकी बनी हुई है, जो कलअदम हो चुकी है, इनकी तरफ से तशद्दुद हो रहा है, इनकी तरफ से पथराव हो रहा है, फायरिंग हो रही है, और ये रियासती इदारों पे कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने एक और स्टोरी बताई है जिसमें यह पता चल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं। लोग भी शामिल होंगे, बिल्कुल बल्कि बल्कि कल रात इस तरह हुआ कि ये था कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर वारदातें होंगी, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। तो कल पुलिस ने इनको बताया सबको कि अगर यहाँ पे कोई गैर मुतल्लका बंदे नजर आए तो हमने फायर कर देना, हमने अच्छा, बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो पुलिस की तरफ से वार्न कल रात इनको किया गया था। दूसरा ये है कि जो पोलिंग मटेरियल है ना, उसको लाने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जब वो गाड़ियां जो उन्होंने हायर की हुई थी हाँ, हाँ। पोलिंग के एजेंट्स के लिए और दूसरा इलेक्शन कमीशन के लिए, उसके ऊपर लोगों ने अटैक कर दिया। गाड़ियों के ऊपर ठीक ठाक किस्म का पथराव हुआ, फिर ड्राइवर भाग गए, गाड़ियां चली गईं, फिर पोलिंग मटेरियल जो था वो नहीं पहुंच सका। फिर जेलम और नीलम के अंदर पहुंचाया पुलिस ने, पुलिस की मदद से। फिर रात बड़ी देर तक जो मुजफ्फराबाद था उसके अंदर 60% पोलिंग मटेरियल पहुंचा था, सुबह तक जाके बड़ी मुश्किल से उसको पूरा किया गया। तो हालात बड़े खराब हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि नून लीग जीत जाएगी, ये सीटें भी निकाल देगी। एक चीज जो है बस बिल्कुल आखिर में मुझे आपसे आखिरी सवाल करना है, ठीक है, और वो सवाल ये है, क्या इलेक्शन कश्मीर में शफाफ हो रहा है? देखिए मैंने पुलिस से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे इलेक्शन वाकई फेयर हो रहा है, सपोर्ट किसी को नहीं मिल रही, नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही कहते हैं। और बल्कि उन्होंने कहा जी कि बाहर बाहर जो होती है ना अरेंजमेंट, एक वो हुई है कि लोगों ने उम्मीदवार खरीद लिए, उम्मीदवार हासिल कर लिए, लेकिन पोलिंग जो कि डे और पोलिंग स्टेशन के अंदर
पुलिस ये कहती है कि हम हलफ देने के लिए तैयार हैं कि वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। पोलिंग में कोई गड़बड़ नहीं है। पोलिंग में कोई गड़बड़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जाते हुए सिर्फ इतना कहूंगा जी कि हम जैसे पहले भी कह चुके हैं कि हम तरक्की के बड़े मुखालिफ लोग हैं। कोई नहर बनने लगती है और हमें लगता है कोई बंजर इलाका सैराब हो जाएगा तो हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। अगर हमें पता चलता है जी कोई डैम बन सकता है जिससे हम बहुत सारी जमीनें सैराब कर सकते हैं तो हम उसके खिलाफ हो जाते हैं, और बगैर किसी वजह के होते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता मुखालफत क्यों कर रहे हैं, बस सिर्फ हमारी अना सेटिस्फाई रहनी चाहिए। यह है हमारा प्रॉब्लम। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।